गुड मॉर्निंग बच्चों। आप बीएससी सेकेंड ईयर, आप लोग इस बीएससी सेकेंड ईयर में अब आ गए हो। एग्जाम नहीं दिए हैं बट अब जो है अब आपको नया कोर्स पढ़ना है। तो आपके 3 पेपर हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर्स कौन से हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड 3 पेपर है। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स थे, वैसे ही सेकंड ईयर में भी जूलॉजी में ये जो हम हैं जूलॉजी में 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर जो है जैसे आपका फर्स्ट ईयर में था एनिमल डाइवर्सिटी, वैसे ही सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2 मतलब हायर इनवर्टिब्रेट्स। जैसे मैंने पहले भी फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को क्लास में बताया था, लोअर इनवर्टिब्रेट और पूरे जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम लोअर और हायर में डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपको पेपर था फर्स्ट ईयर में, आपने लोअर इनवर्टिब्रेट पढ़ा था अप टू एनेलिडा। अब आप पढ़ोगे हायर इनवर्टिब्रेट्स और इसी को एनिमल डाइवर्सिटी 2 नाम दिया है। हायर इनवर्टिब्रेट्स मतलब यहाँ पर हम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा या वी कैन से लोअर कॉर्डेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सेकंड पेपर जो आपका है वो है एंडोक्राइनोलॉजी और ईथोलॉजी। ठीक है, ईथोलॉजी कोई एंडोक्राइनोलॉजी और ईथोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में और बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के बारे में। तो सेकंड पेपर जो है वो आपका एंडोक्राइनोलॉजी और बिहेवियर का है या ईथोलॉजी का। थर्ड पेपर जो आपका रहेगा वो है कौन सा था, इकोलॉजी और एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें से एंडोक्राइनोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स ये आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पेपर सेकंड। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। और इसमें अगर आपको बोर्ड में लिखने में दिक्कत या अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप समझ लेना, जो नोट्स हैं वो आप लोगों को इसके साथ में ही मिल जाएंगे। तो बेसिक जो है वो ध्यान कि हम जितने भी ब्रांचेस, साइंस होती, साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, ये तो तुम लोगों को अभी तक पता ही है कि ये है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो रहते हैं ये कोऑर्डिनेशन में या समन्वय में काम करते हैं, ये अकेले काम नहीं। नर्वस सिस्टम तो अपना एक इटसेल्फ अपने आप में कंट्रोलिंग सिस्टम है, पर एंडोक्राइन सिस्टम को काम करने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इनके ही कंट्रोल में ये रहते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर एक साइंस की नई ब्रांच होती है जो हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ये ब्रांच जो है, इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम को या वी कैन से सिंपल भाषा में ग्लैंड्स को, नर्वस सिस्टम हमारा कैसे कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या उपापचय कैसे कंट्रोल होती है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहला काम तो बुक्स, जहां तक हो सकता है बुक्स सबसे पहले लेना। बुक्स आप अलका पब्लिकेशन की ले सकते हो। तीनों पेपर के मैंने नाम बता दिए हैं। हायर जो पेपर 1 है, क्योंकि आपको कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, तो पेपर 1 के लिए आप कोटपाल की बुक, ठीक है, पेपर 1 के लिए कोटपाल की बुक आप लोगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ही ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए
अल्का पब्लिकेशन और CBH, जो भी आप लोगों को ठीक मिलती है, जो इजीली अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। कोटपाल की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है, और वैसे तुम लोगों के पास फर्स्ट ईयर की होगी ही। फर्स्ट ईयर में कोटपाल में जो लोअर इन्वर्टिब्रेट कोटपाल की अलग से बुक नहीं है, ऐसी रहती कि लोअर और हायर, पर कोटपाल की बुक में आपको वही सेकंड ईयर के लिए भी काम आ जाएगी। जैसे प्रैक्टिकल की बुक में SS लाल थी, तो वो दोनों ही ईयर्स के लिए काम आती है, वैसे ही कोटपाल की बुक आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में काम आ जाएगी। ठीक है, ये हिंदी में भी आ सकती है, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हो वो कोटपाल की बुक ही लेना। बाकी के लिए हायर इन्वर्टिब्रेट्स या उच्च अकशेरुकी के नाम से अल्का पब्लिकेशन या CBH की बुक मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम जो है वो बुक्स लेने का करना, पढ़ के, नोट से पढ़ के। एक बार अगर आपको चीज समझ में आ जाती है तो आप 10 बुक से भी पढ़ सकते हो, सिर्फ नोट से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए बुक्स लेने का काम सबसे पहले करना। फर्स्ट पेपर में ये हो गया पेपर 2, या हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इसके लिए मैं आप लोगों को वैसे नोट्स दे रही हूँ पूरे, और उसके लिए आप अल्का पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। अल्का पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, वो ले सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं नोट्स भेज ही रही हूँ, अदरवाइज जो PMT वगैरह की जिन्होंने प्रिपरेशन करी उसमें मिलेगा, अदरवाइज मैं पूरे इंग्लिश मीडियम के नोट्स आप लोगों को भेजूंगी। तो पेपर 2 ये है। इथोलॉजी बुक जो बिहेवियर के लिए बताई है, उसके लिए रीना माथुर की बुक आती है, वो आपको ऐसा लाइब्रेरी में ही मिल जाएगी और खरीद भी सकते हो। बट ये जो बुक्स हैं ये जरूर लेना, जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ बुक होना आपके पास जरूरी है। पेपर 3 इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए अल्का पब्लिकेशन की बुक ले लेना, उसमें इकोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स दोनों आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रस्तोगी की बुक है, और बायोस्टैटिस्टिक्स के मैं नोट्स दे दूंगी। तो आपके पास क्या है, इकोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए अल्का पब्लिकेशन लोगे। ठीक है, तो ये मैंने तीनों की बुक्स बता दी हैं। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी, जो हमारा पेपर है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी, हमने वैसे भी फर्स्ट ईयर में मैंने पूरा मेटाबॉलिज्म या उपापचय पढ़ाया हुआ है, जो आपकी शरीर क्रियात्मक गतिविधियां या वी कैन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो अंडर कंट्रोल होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। इन ग्लैंड से सिक्रीशन या स्त्रवण होते हैं, वो ही सिक्रीशन क्या करते हैं, वो आगे जाके आप सिक्रीशंस जो होंगे वो आपकी शरीर क्रियात्मक गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। इन सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स। अब अगर इन हार्मोन्स में थोड़ा सा भी कुछ सिक्रीशन ज्यादा या कम होगा तो आपकी ये शरीर क्रियात्मक गतिविधियां गड़बड़ा जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या जरूरत होती है, एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा उनके बारे में समझने के लिए। तो इस एंडोक्राइनोलॉजी में हम जो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं जो सब हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स, जैसे तुम लोगों को पता होगा, नाम सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसमें सबसे मेन जो रहती है, ये सारी ग्लैंड्स हमें आगे डिटेल में पढ़नी है, बट ओवरऑल एक बार इसको ध्यान से समझ लो। ब्रेन में हमारे ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ब्रेन के ही एक और ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में होती हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर की सुना,
मास्टर की क्या होती है, आप किसी भी चाबी में लगा दो, उसी टाइप से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया ग्लैंड को रिलीज करने का या रोकने का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, उसको जो ऑर्डर मिला उसने एग्जीक्यूट किया। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करने को कहेगी एक पर्टिकुलर ग्लैंड को, जैसे हम कहते हैं कौन सा हो गया आपका पेनक्रियास। जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल इंसुलिन का लेते हैं, हम खाना खाते हैं, शुगर का लेवल, हमारा खाना स्टोर्ड हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब क्या हुआ, जब ये फूड स्टोर हो जाता है तो ये फूड हमारे लिए एक्सेस में हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल, जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको स्टोर होने की जरूरत पड़ती है। ये कन्वर्जन का काम जो होता है इंसुलिन हार्मोन करेगा। अब जैसे ही हमारे ब्लड में लेवल बढ़ा ग्लूकोज का, हमारे ये कहाँ, ब्लड तो पूरी बॉडी में है, तो आपको हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि उसको अब क्या सिग्नल मिल रहे हैं कि आप जो इंसुलिन है उसका सिक्रीशन करना है, तो यहां से एक ऑर्डर गया पिट्यूटरी ग्लैंड को इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। वो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने को कहेगी किसको, पेनक्रियास को। पेनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट कर देंगी। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट एक ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल होती है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की सभी ग्लैंड्स को उनसे हार्मोन सिक्रीट करने के लिए ऑर्डर काम करवाती है। तो एक तरीके से आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। इसका डायग्राम नोट्स में दिया हुआ है, उसमें देखना। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये आपके ब्रेन की हो गई। इसके बाद आप आते हो गले में, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एच शेप की, ये भी सब डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड एच शेप की आपके ट्रैकिया के ऊपर होती है, और इसी एच शेप के ऊपर 2 के लोब में होती है पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारे गले में कौन सी ग्लैंड हो गई, थायराइड एंड पैराथायराइड। इसके बाद आप आते हो थायराइड के नीचे लंग्स के पास थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद आप आओगे स्टमक में, फिर पैंक्रियास, लिवर, ठीक है, किडनी। किडनी के ऊपर होती है, किडनी बीन शेप का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कैप के फॉर्म में एड्रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये आपकी ये एक एड्रीनल ग्लैंड हो गई। इसके बाद अगर मेल्स हैं तो कौन सी होगी, टेस्टिस, और फीमेल्स हैं तो ओवरी। तो ये तो इतनी तो हमारी ग्लैंड्स हैं जो हमें इस एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़नी है, ठीक है। और जब हम लोगों को पता है कि हम नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, तो हाइपोथैलेमस जब इसको कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं दोनों सिस्टम, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में या ग्रंथियों के बारे में। ये ग्रंथियां जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो ये ही पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एक मैं चार्ट दूंगी, उसके बारे में आप लोगों को सिर्फ एक चार्ट के थ्रू ही वो पूरी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता चल जाएगा, पर जो डिटेल पढ़ना है वो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हमारा क्या है सब्जेक्ट, इसका टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी। पर हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनका डिटेल मैंने नोट्स में भी बताया हुआ है, तो वहां से लिख सकते हो, यहां से समझ लो। तो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां,
एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथियां, हेटेरोक्राइन ग्लैंड उभय ग्रंथियां। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इसका मतलब क्या होता है, ये ग्लैंड्स जो रहती हैं इनमें नलिकाएं, मान लो ये ग्लैंड है, इसमें नलिकाएं नहीं होती। मतलब क्या हुआ, जो ये अपना सिक्रीशन या स्त्रवण है किसी नलिका में सिक्रीट नहीं करते, ये कहाँ करते हैं, जब ये नहीं होंगी तो ये कहाँ सिक्रीट करेंगे, ब्लड में। और ब्लड हमारा ऐसा सर्कुलेटरी मीडियम है जो उस ग्लैंड के सिक्रीशन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका सिक्रीशन होल बॉडी में काम आता है। ठीक है, इसलिए ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, ये जहां होती हैं वहां से ये पूरी बॉडी में अपने काम को, अपने सिक्रीशंस को पहुंचाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं नलिका युक्त ग्रंथियां। जैसे हम कहते हैं ये स्किन है, स्किन के ऊपर हमारे क्या आता है, पसीना। तो पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, मतलब त्वचा के नीचे या स्किन के नीचे ग्लैंड्स होती हैं और इनकी ट्यूब होती है, नलिका होती है, वो कहाँ खुलती है, स्किन पर। तो ये क्या हुआ, इन्होंने अपना सिक्रीशन स्किन पर दे दिया। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो एक ही जिस ऑर्गन में होती हैं वहीं पर, जिस अंग में होती हैं वहीं पर ये अपना कार्य करती हैं। इनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड, वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो हम कहते हैं श्वेत ग्रंथियां। तो लार जो हमारी बनती है तो ये माउथ में ही होती है और वहीं पर ये अपना माउथ की कैविटी में सिक्रीशन देती हैं। स्वेट ग्लैंड हो गई पसीने वाली ग्रंथियां, वो हमारी स्किन के नीचे, स्किन में सिक्रीशन देती हैं। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती हैं जिससे पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, ये तीनों ऐसी ग्लैंड हैं जिनमें कुछ सेल्स तो एंडोक्राइन के होते हैं, कुछ सेल्स एक्सोक्राइन के होते हैं। मतलब क्या हुआ, कुछ सेल्स जो होंगे उनमें नलिकाएं होती हैं, कुछ में नलिकाएं नहीं होती। मतलब कुछ सेल्स अपना सिक्रीशन रक्त में देते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे देते हैं। इसलिए ये हेट्रो मतलब उभय। ठीक है, उभय स्रावी ग्रंथियां, तो इनका काम दोनों हो गया, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है ये 3 तरह की ग्रंथियां हैं, इनके बारे में डिटेल उसमें बताया हुआ है। अब जो हम पढ़ेंगे, और एक और बेसिक चीज, हम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम कहते हैं, मतलब अगर इसको हम एक्टिविटी हमें अगर इसकी समझनी है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा हमें प्यास लगना, आप ठंड में देखो आपको प्यास कम लगती है और गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है तो पसीने के थ्रू भी पानी का लॉस होता है और यूरिन के थ्रू भी पानी का लॉस होता है, जबकि ठंड में ये दोनों चीजें कम होती हैं। तो फिर उस समय आप देखो जो आपके ठंड के टाइम यूरिन का जो सिक्रीशन है वो भी कम होता है। ये कंट्रोल कौन कर रहा है, कम होना या ज्यादा होना? ये हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और ये हार्मोन किसको कंट्रोल करेंगे? यूरिन की जो किडनी का कभी स्ट्रक्चर पड़ा हो तो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, वहां से यूरिन कितना पास होना है नहीं होना है ये चीज कंट्रोल होती है। तो उसको भी एक हार्मोन होता है ADH, ये सारा भी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो एक तरीके से ये जो चीज होती है कि जब आपकी बॉडी को जरूरत है तब वो हुई, नहीं है तो नहीं हुई, ये आपकी बॉडी का चीज कहलाती है होमियोस्टेसिस, या इसको हम क्या कहते हैं, समस्थापन। ठीक है, कि आपको ठंड में पानी कम पी रहे थे, जब पानी का ज्यादा लॉस नहीं हो रहा था तो पानी कम पी रहे थे, गर्मी हुई पानी का लॉस ज्यादा हो रहा था पानी, तो ये जो हमारी बॉडी ने एडजस्ट किया, दिस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस या समस्थापन। और ये ही एंडोक्राइनोलॉजी का बेस है कि आपकी बॉडी को होमियोस्टेसिस या समस्थापन में होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर जरा सा भी चेंज हुआ
तो आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस है। अब हम इसी में सारी ग्लैंड्स डिटेल में। फर्स्ट जो ग्लैंड आती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का नाम सुना हुआ है, कभी इससे रिलेटेड बीमारी पड़ी हुई है? हम कहते हैं गॉइटर एक बीमारी होती है जिसमें गले में काफी गला फूल जाता है। तो वो क्या होती है, वो एक महामारी या एंडेमिक डिजीज कहलाती है। वो जनरली होती कहाँ पे? पहाड़ी एरिया में। ठीक है, पहाड़ी एरिया में किस चीज की कमी मानी जाती है? आयोडीन की। तो जनरली जो थायरोइड ग्लैंड है वो ग्लैंड कौन सा सिक्रीशन, अभी मैं बताऊंगी। इसमें 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो फिलहाल तो इसमें इतना ध्यान दे लो कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपको थॉमस वॉर्टन, इस थायराइड ग्लैंड के बारे में सबसे पहले थॉमस वॉर्टन साइंटिस्ट ने बताया था। इनके अकॉर्डिंग जो जनरली ये जो है मुश्किल से बहुत छोटी 30 से 40 ग्राम की ग्लैंड है, जो आपका जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर एच शेप में ये ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये दोनों इसके कहलाते हैं लोब्स। ठीक है, या पालियां। इन पालियों में ये पालियां दोनों जुड़ी होती हैं इस्थ्यूमस से। ठीक है, तो जनरली अगर जैसे तुम लोग की बुक्स में इनमें कुछ ओरिजिन भी इनका दिया हुआ है। ओरिजिन मतलब जैसे जैसे हम कहते हैं कि हम आते हैं, ये जो हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं ये हम मैमल्स का पढ़ेंगे। अदरवाइज थोड़ा ओरिजिन जैसे दिया हो तो हम स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या आते हैं? फिशेस, फिर रेप्टाइल, फिर आपके क्या आएंगे? एम्फीबियन, देन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो एड्रीनल ग्लैंड जो थी स्टार्टिंग में, मतलब फिशेस में एक एंडोस्टाइल के रूप में, एंडोस्टाइल मतलब जस्ट एक लॉन्ग स्ट्रक्चर के रूप में विच सिक्रीट समथिंग, उसमें इनका ज्यादा फंक्शनिंग नहीं थी। फिर आप आते हो एम्फीबियंस में। एम्फीबियन में आके ये क्या होती है, ये फेरिंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उनमें फॉलिकल के फॉर्म में धसी हुई रहती है। फिर आप रेप्टाइल्स में आओगे तो ये 1 पेयर, मैमल्स में आओगे, रेप्टाइल्स बर्ड्स में आओगे 2 पेयर, मैमल्स में आपको ये फिर बाइलोब मिलेगी। तो जनरली जो मैमल्स में अभी ये मैंने बताया ये आपकी क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसको हम शील्ड शेप की, ये शील्ड के आकार की होती है। हर ग्लैंड में आपको ध्यान रखना हिस्टोलॉजी या औतिकी पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब उसका अगर हम टीएस लेंगे ग्लैंड का तो उसमें कौन सी सेल होती हैं और उन सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो हर ग्लैंड में आपको उसका स्ट्रक्चर, पोजीशन, स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर में आपको हिस्टोलॉजी और ग्लैंड का स्ट्रक्चर, और साथ ही वो उसकी कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, उस हार्मोन के सिक्रीट होने के बाद उसकी कमी से कौन सा रोग होता है या उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। और ये कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको किसी भी ग्लैंड का फंक्शन पता है, बेसिक चीज है, हर ग्लैंड में आप इतनी ग्लैंड्स पढ़ोगे, हर ग्लैंड में अगर आपको उसका फंक्शन पता है कि ये क्या काम कर रहा है, तो आप उसका हाइपो और हाइपर मतलब कमी और अधिकता दोनों के सिम्टम बता सकते हो। बस डिजीज के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम जो थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होते हैं? कई थायराइड फॉलिकल या पुटक लगभग 3 मिलियन के करीब ये थायराइड के, अगर हम इसकी औतिकी या हिस्टोलॉजी देखें तो ये जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं थायराइड फॉलिकल। इनके डायग्राम नोट्स में है तो उससे यहां ध्यान से समझ लो, पढ़ उससे लेना। तो ये क्या है? ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। ये थायराइड फॉलिकल नाम सुना होगा, कभी थायराइड टेस्ट कराया होगा, T3 T4। तो T3 T4 ये भी हम पढ़ेंगे
T3 T4 जो हॉर्मोन्स होते हैं ये थायराइड फॉलिकल की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में दो टाइप की सेल हो गई, एक हो गई एसिनल सेल्स जो थायराइड फॉलिकल की सेल्स हैं, और कुछ सेल्स होती हैं यहां पर इन फॉलिकल्स के बाहर, इनको कहते हैं सी सेल्स या पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स और थायराइड फॉलिकल्स के बीच बीच में बंच ऑफ मास ऑफ सेल्स, वो मास ऑफ सेल्स कहलाती हैं सी सेल्स या पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 हार्मोन सिक्रीट कर रही है, T3 T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इसको हम TCT भी कहते हैं। तो 3 हार्मोन सिक्रीट कर रही है, तो T3 T4 तो थायराइड फॉलिकल की सेल सिक्रीट करेंगी, और ये T3 T4 इन फॉलिकल्स पुटकों के बीच में ये सेल बना के, और इसके बीच की जो खाली जगह है वहां पर ये हार्मोन्स स्टोर हो जाते हैं। इस जगह को कहते हैं कोलॉइड। ठीक है, थायराइड फॉलिकल के जो सेल्स हैं एसिनल सेल, उन्होंने T3 T4 बनाया और बीच में उसको स्टोर कर दिया, ये कहलाता है कोलॉइड। इन्हीं के बीच बीच में पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं सी सेल्स, वो सिक्रीट करेंगी TCT, इन सब के फंक्शन अभी बताएंगे। TCT सिक्रीट करेंगी और इन सारे फॉलिकल्स को अपनी जगह पे बांध के रखता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो मैंने क्या बताया था, एक थायराइड फॉलिकल में, थायराइड ग्लैंड में 3 मिलियन के करीब थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, और सारे फॉलिकल्स को अपनी जगह पे बांध के रखने का काम कौन करेगा, ये थायराइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये इसकी हिस्टोलॉजी है।